क्या चीज़, मजाक मजाक नहीं करते अभी यार, किसी को बुरा लगता है फिर। हाँ छोड़ दी, मजाक क्या करनी, छोड़ दी। हाँ आगे 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 चलना, ऊपर चलना, थोड़ा सा ऊपर चलना। ऊपर। चल जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सभी ग्रुपों में शेयर किया करो यार, ग्रुप वीडियो को शेयर किया करो जल्दी से जल्दी। अच्छा, अनुच्छेद अपने को कहाँ से करने थे आज? अनुच्छेद कर रहे थे, मौलिक अधिकार कर रहे थे। मौलिक अधिकार जो हमारे को मौलिक अधिकार मिले गए भाग 3 में, और 12 से 35 तक अपने मौलिक अधिकार दिए गए, वही कर रहे थे। आगे लेके चलते हैं अनुच्छेद 24 और 23 और 24 को। अनुच्छेद 23 को, अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार और बेगार प्रथा पे रोक लगाया गया। मानव व्यापार और क्या चीज, अपने नहीं, अरे वो अपने रुकने जब मन करता है तो अपने कर लेंगे सब कुछ, ऐसे रुकने किसी के रोकने से नहीं रुकते अपने। मानव व्यापार और बेगार प्रथा पर रोक लगाया गया। क्या चीज है? अरे नहीं, वो तो ऐसे ही, अरे नहीं, अच्छा क्या चीज़ है, नहीं लास्ट में बता दूंगा, जो आप पूछ रहे हो मेरे से वो लास्ट में, जब अपने टॉपिक करते जाएंगे तो उसके साथ साथ में रिकॉल हो जाएगा अपना, तो वहां तक बता दूंगा। 23 में कहा गया मानव व्यापार और बेगार प्रथा पे रोक लगाया गया। भी मानव को व्यापार नहीं कर सकते, मानव को बेच नहीं सकते, बिना गार के अपने काम नहीं करवा सकते, जिसे बोलते बेगार प्रथा। पैसों के बदले ही काम करवाएंगे, बिना गार के किसी से काम नहीं करवा सकते, उसे बोलते बेगार प्रथा। मानव व्यापार पे रोक लगाया गया, बेगार प्रथा पे रोक लगाया। ओनली फॉर जो लोकहित के कार्य होते हैं, सार्वजनिक कार्य होते हैं, वही करवा सकते हैं। नोट करके लिख लेना, नोट करके, लोकहित, कौन से हित? लोकहित व सार्वजनिक कार्यों को करवा सकते हैं, वह सार्वजनिक कार्यों को छोड़कर। जैसे अपने बोलते हैं स्कूल में अपने से तो ये काम करवाते, तो वो करवा सकते हैं, वो सार्वजनिक काम है। मंदिर में जो भी अच्छे काम होते हैं, सार्वजनिक पब्लिक में जो भी अच्छे काम होते हैं, वो अपने से करवा सकते हैं। लेकिन मानव व्यापार और बेगार प्रथा पे पूर्णतः प्रतिबंध लगाता है। कौन सा आर्टिकल? 23। अपने को बेच नहीं सकते, बिना गार से अपने को काम नहीं करवा सकते, इसे बेगार प्रथा कहा जाता है। लेकिन जो लोकहित के कार्य होते हैं या फिर सार्वजनिक काम होते हैं, वो अपने को करने पड़ सकते हैं, उसके पर रोक नहीं है। अनुच्छेद 24, इनकी बस एक ही बातें, छोटी छोटी बातें, कोई खास नहीं है। बाल श्रम पर रोक लगाई गई। बाल श्रम पर रोक लगाई गई। बाल श्रम पर क्या लगाएगी? रोक लगाएगी। मतलब जो भी 14 वर्ष तक आयु के बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल श्रम या फिर किसी भी कारखाने में, किसी भी होटल में, किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते, उसे बोलते हैं बालक से काम करवाना। यानी कि 14 से कम आयु के बच्चों से कहीं भी काम नहीं करवा सकते। क्या? अच्छा, वीडियो को लाइक करो जल्दी से जल्दी। अरे वो दबा दो यार, वो साइड में जो नया यूट्यूब आया ना, नया यूट्यूब का वर्जन आया, ब्लैक सा बटन दिखाई दे रहा है, सब्सक्राइब, CUB आगे क्राइब लिखा होगा, उसको दबा दो, घंटी को दबा दो जल्दी से, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करो। रोजाना आपको CAT का पूरा पॉलिटिकल यहाँ पे करवाया जाएगा, जो महत्वपूर्ण बिंदु है। वैसे पॉलिटिकल बहुत बड़ा है, जो महत्वपूर्ण CAT के काम का वो सारा A से Z आपको पूरा करवाया जाएगा। मानव व्यापार और बेगार प्रथा पे रोक लगाने का तो कहाँ पे? 23 में बाल श्रम पर रोक लगाएगी। बाल श्रम पर रोक लगाएगी, नोट करके लिखना। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से
कारखानों में काम नहीं करवा सकते, नहीं करवा सकते। मतलब छोटे बच्चों से काम नहीं करवा सकते। और इसके लिए एक अधिनियम भी बना था, बाल श्रम रोकथाम अधिनियम। 1956 बाल श्रम रोकथाम अधिनियम। वीडियो जल्दी से जल्दी लाइक करो, फैला दो वीडियो को। ये कमेंट किसका है? फैला दो वीडियो को। बाल श्रम रोकथाम अधिनियम। और मैंने कहा था शोषण के जो विरुद्ध अधिकार थे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अपने को 23 व 24 में दिया गया। शोषण तो 2, 3 नहीं 2, 4 के द्वारा किया जाता है। 2, 3 नहीं 2, 4 के द्वारा किया जाता है। मानव व्यापार और बेगार प्रथा पे रोक लगाया गया। लोकहित के कार्य करवा सकते हैं अनुच्छेद 23 में। बाल श्रम पर रोक लगाई गई अनुच्छेद 24 में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखानों में काम नहीं करवा सकते। और बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 1956 में आता है। तो शोषण के विरुद्ध 23 व 24 में। आगे चलते हैं 25 के। वीडियो को लाइक करो जल्दी से जल्दी, वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो। क्या चीज़ है? क्या नेट नहीं चल रहा? क्लास तो चल रही है ना सही? अरे क्लास में कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से थंबनेल करके वो मेरे को लाइक का सिंबल दे के बताना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे इसको साफ कर दिया करो थोड़ा कभी कभार। अच्छा, अनुच्छेद चलते हैं अनुच्छेद 25 के ऊपर। मैंने कहा 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर 25 में भारत का कोई भी नागरिक अपने स्वास्थ्य को, लोकहित को और जो भी अपनी गतिविधियां होती है, स्वास्थ्य को, लोकहित को, अन्य सभी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए लोकहित, पहले तो धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता किसमें? 25 के अंदर। दूसरा पॉइंट, लोकहित व स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लोकहित व स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए धर्म का प्रचार प्रसार, धर्म का प्रचार प्रसार व किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, मानने की स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता 25 में दी गई तो कहा गया अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाएगा, स्वास्थ्य को कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी। और लोकहित को, लोक पब्लिसिटी को, लोगों को ध्यान में रखा जाएगा, उनके साथ कुछ बुरा प्रभाव ना पड़े, लोकहित को ध्यान में रखा जाएगा। इन सभी को ध्यान में रखते हुए अपने धर्म को किसी को भी मान सकते हैं, किसी का भी प्रचार प्रसार कर सकते, ये बात लिखा गया। दूसरा, सिखों के द्वारा जो भी सिख लोग कृपाण धारण करते हैं, सिखों के द्वारा कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता, सिखों के द्वारा कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता भी कहां पे है? अनुच्छेद 25 के अंदर दी गई है। इसके साथ साथ में आपने सुना होगा हिंदू कहते, इसके अंदर लिखा गया
हिंदू वर्ग के जो भी धार्मिक संस्थान होते हैं वो सभी धर्मों के लिए खुले रहेंगे। हिंदू वर्ग के धार्मिक संस्थान जैसे मंदिर वगैरह होते हैं वो सभी धर्मों के लिए क्या रहेंगे, खुले रहेंगे। लिख देना, हिंदू वर्ग के धार्मिक संस्थान सभी धर्मों के लिए या सभी वर्गों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। दोबारा देखना, 25 में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई अपने को। लोकहित व स्वास्थ्य को ध्यान में रखे किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, उसको मना सकते हैं, फैला सकते हैं। सिखों के द्वारा जो भी कृपाण धारण कर लिया जाता है वो 25 में दिया गया। उसके साथ साथ सब हिंदू धर्म के जो भी संस्थान होते हैं वो सभी वर्गों के लिए क्या रहेंगे, सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। हिंदू धर्म के जो भी धार्मिक संस्थान होते हैं सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। ये बात कहाँ पे लिखी गई, 25 में लिखी गई है। सर आप बोलो कि हिंदू किस में, सब हिंदू कौन आते हैं? हिंदू में सिख, मुस्लिम और जैन, इनको हिंदुओं में शामिल किया गया था। वीडियो को जल्दी से लाइक करो, वीडियो को जल्दी से लाइक करो, वीडियो को लाइक करो जल्दी से। ये कौन है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छे कमेंट लिख रहे हो आप। वीडियो को लाइक करो जल्दी से, आगे चलते हैं। धर्म का प्रचार प्रसार करने की, कृपाण धारण करने की और हिंदू धर्म के जो भी धार्मिक संस्थान होते हैं वो सभी वर्गों धर्मों के लिए खुले रहेंगे। ये बात भी इसमें जिक्र की गई है। और धर्म सभी यहाँ पे हिंदू धर्म में कौन कौन शामिल होंगे? हिंदू धर्म में तो सिख को शामिल कर लेंगे, सिख को, मुस्लिम को और जैन को। अच्छा, इसके साथ वो पहले बोले जैन व बौद्ध को, इतने सारे हिंदू धर्म में शामिल कर लिए जाते हैं। यह बात थी 25 की। बात करते हैं 26 की। यह पेपर पास में है तो सिलेबस करवाना पड़ेगा। क्या चीज़? नहीं, वो लास्ट में मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ तो उसके साथ निकल जाएगा। हाँ, नहीं लास्ट की क्लास में निकल जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर जी देखते नहीं, अरे देख लेगा, जिसका पेपर होगा वो तो देख ही लेगा। जिसको नहीं देखना वो अपने को किसी को पकड़ के थोड़ी नहीं बिठाएंगे, अपनी वीडियो को देखेंगे। जिसका पेपर होगा वो खुद अपने आप देख लेगा। अब उसको ज़्यादा टेंशन है, फिर हमको उसकी टेंशन है। जिसको टेंशन होगी वो देख लेगा। अनुच्छेद 25 कर लिया, अनुच्छेद 26। हिंदू धर्म, पहले मैं धर्म को अपना लिया लेकिन 26 बोलते हैं हिंदू धर्म को अपने धार्मिक संस्थानों की स्थापना करने की स्वतंत्रता है। हिंदू धर्म को धार्मिक संस्थानों की स्थापना करने की स्वतंत्रता है। भी हिंदू जो भी व्यक्ति होते हैं उनको अपनी मन मर्जी से किसी भी धर्म की स्थापना कर सकते हैं, किसी भी धार्मिक के कहीं भी मंदिर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हो। उनको अपने धार्मिक संस्थानों की स्थापना करने की क्या मिली हुई है? स्वतंत्रता मिलेगी। 26 में सिर्फ इतनी आप बात याद रखना, हिंदू धर्म को धार्मिक संस्थानों की स्थापना करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 की बात करते हैं। अनुच्छेद 27 की बात करते हैं। अनुच्छेद, अगर मैं 27 की बात करूं तो अनुच्छेद 27 में एक ही बात याद रखना, क्या?
भी धर्म के ऊपर राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती। धार्मिक संस्थानों पर देखो याद करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं होता इसका। धार्मिक संस्थानों पर केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा कर या टैक्स नहीं लगाया जाएगा। हिंदू धर्म को धार्मिक संस्थानों की स्थापना 25 में की गई, 26 में की गई और टैक्स से मुक्ति 27 में की गई। अनुच्छेद 28। जो भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा जो स्थापित स्कूल होते हैं, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा जो भी स्थापित स्कूल होते हैं, उन सभी स्थापित स्कूलों में केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त, राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त जो सिर्फ शिक्षा के लिए बने होते हैं, उन जो शिक्षा के लिए शैक्षणिक स्कूल बने होते हैं, उसके अंदर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती ही। लिख दो, राज्य सरकार के द्वारा स्थापित स्कूल, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। धार्मिक शिक्षा उनको नहीं दी जा सकती। जो राज्य सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त होते हैं स्कूल, उसके अंदर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि सिर्फ शैक्षणिक। ऐसे नहीं स्कूलों के अंदर अब गीता पढ़ाने लग जाएंगे, कुरान को पढ़ाना लग जाएंगे, बाइबल को पढ़ाना लग जाएंगे, गुरु ग्रंथ साहिब के जो भी इनके ग्रंथ होते हैं बड़े बड़े, उनको पढ़ाना शुरू कर देंगे। ऐसे नहीं होता। जो शैक्षणिक स्कूल होते हैं उनके अंदर सिर्फ पढ़ाई करवाई जाती है, वो अलग बात है, उसके अंदर अलग टॉपिक लग जाता है। कभी कभार कोई बुक का अंदर लेसन आ गया रामायण का, वो पढ़ देंगे, लेकिन उनको वहाँ पर ये धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उनको ये आपको फेरे कराने के मंत्र बता दे, आपको मरने के जो बाद में क्या कि वो बता दे, जन्म से संबंधित क्या किया जाता है वो बता दे, ऐसे कुछ नहीं करवाया जाता। राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। नोट करके लिख देना, जो सिर्फ धार्मिक शिक्षा के लिए बने होते हैं उनको छोड़कर, धार्मिक शैक्षणिक विद्यालयों को छोड़कर, धार्मिक शैक्षणिक विद्यालयों को छोड़कर सभी के अंदर शिक्षा दी जा सकती है। राज्य सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त शैक्षणिक विद्यालय होते हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन धार्मिक शैक्षणिक स्तर होते हैं उनके अंदर शिक्षा दी जा सकती है। धार्मिक शैक्षणिक स्थानों में शिक्षा दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। 28 हो गया। 29। वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो। अभी देखता हूँ मैं कमेंट किस किस के आ रहे हैं। अरे इसको कर दिया करो रे साफ, कितनी मुश्किल से साफ होता है ये। इसका टेस्ट भी रहेगा इनका। आगे चलते, पहले मैं देख लूँ कमेंट किस किस के। अच्छा, वीडियो को लाइक करो, लाइक तो बहुत कम है आज तो। वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, लाइक कम है। चलो आगे चलते हैं। 29 और 30 अल्पसंख्यक से संबंधित है।
शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार थे, अल्पसंख्यक से संबंधित। आगे देखते हैं अनुच्छेद 29, शिक्षा व संस्कृति, शिक्षा व संस्कृति। 29 के अंदर 2 है, 29 से 1 पहला, अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। जो भी अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं उनको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। ये बात तो 29(1) में लिखा गया, 29(2) में लिखा गया, 29(1) में, 29(2) में लिखा गया जन्म स्थान, मूल वंश, लिंग या जाति, इन सभी के आधारों पे अल्पसंख्यक के साथ शैक्षणिक स्थानों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। मूल वंश, जन्म स्थान आदि सभी को आधार बनाते हुए जो भी शिक्षा के स्थान होते हैं, अल्पसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या बहुत कम होती है समाज के, उन्हें अल्पसंख्यक वर्ग में रखा जाता है। इन सभी को आधार बनाते हुए, मूल वंश, जन्म स्थान, धर्म आदि को आधार बनाते हुए अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक स्थानों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिख देना, लिंग जाति को आधार बनाते हुए अल्पसंख्यक वर्ग के साथ शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। दूसरा, जन्म स्थान, मूल, लिंग, जाति को आधार बनाते हुए उनके साथ में, अल्पसंख्यक वर्ग के साथ में शैक्षणिक संस्थानों में क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। बात करते हैं 30 की। यह भी अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। मैंने जो आपको शुरू में करवाया था, अल्पसंख्यक को 2 मौलिक अधिकार दिए गए, एक तो 29 अनुच्छेद दिया गया और 30 में दिया गया। 29 में भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार था, उसके बाद उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग अपने धार्मिक संस्थानों की स्थापना कहाँ पे करेंगे? अल्पसंख्यक के द्वारा धार्मिक संस्थानों की स्थापना अल्पसंख्यक के द्वारा धार्मिक संस्थानों की स्थापना करना तथा उनका समुचित प्रबंधन, विभिन्न संस्थानों की ये स्थापना करके छोड़ देंगे या फिर उसका प्रबंधन की भी करेंगे तथा उनका समुचित प्रबंधन अल्पसंख्यक वर्ग पर छोड़ दिया गया। दोबारा देखना, अनुच्छेद 30 में लिखा गया शिक्षा व संस्कृति का। 29(1) बोलता है अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि बनाए रखने का अधिकार। 29(2) ये बोलता है तो उनके साथ इन आधारों को बनाते हुए किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, नथिंग फॉर भेदभाव, किसी के साथ अल्पसंख्यक वर्ग के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। 30 ये बोलता है अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी धार्मिक शैक्षणिक स्थानों की स्थापना करने का अधिकार। अपना मन करे वहाँ पे धार्मिक शिक्षा की स्थापना कर सकते हैं, धार्मिक शैक्षणिक स्थानों की स्थापना करने का अधिकार है। साथ साथ में उनका समुचित प्रबंधन करने का भी अधिकार किसका है? अल्पसंख्यक वर्ग का। क्या चीज़ है? क्या?
नहीं कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, एक बार क्लास ले ले, ठीक है। अच्छा 30 हो गया। और मैंने कहा 31 में तो संपत्ति का अधिकार था। 31 में तो कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था। 31 में संपत्ति का अधिकार था। इकतीस में संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और कहाँ पे पड़ा है संपत्ति का अधिकार? भाग 12 में 300 कै में रख दिया गया। तो अपने 29 तो पढ़ेंगे नहीं, अभी पढ़ेंगे कौन सा? 32 को पढ़ेंगे। क्या चीज़ है सर जी? ऐसे मज़ा नहीं आता कैसे? अच्छा आपको मैथ करने में क्या? तो मैथ करने में फिर मैं क्या बताऊँ मैथ का इलाज? तो अपने तो भैया ऐसे ही पढ़ेंगे, पढ़ाने को मैं वैसे भी पढ़ा देता हूँ और ऐसे आराम से चल पड़ेंगे। लेकिन बरसते आप एक मेरे को लिख के दो बात, सर हमें अच्छा करवाओ, हमें कोई पेपर से कोई मतलब नहीं है। आप मेरे को ये लिख के दे दो, सर हमें अच्छा करवा दो, हमें पेपर से कोई मतलब नहीं है। मौलिक अधिकार मैं आपको 30 घंटों में करवाऊंगा, हमें पेपर से कोई मतलब नहीं है। पेपर पास करना है, फिर ज्ञान नहीं बनना आपको। पेपर पास करना जो भी लगना है और तो कुछ नहीं करना, फिर डेरा डोरा तो नहीं खोलना आपको। हाँ पेपर पास करना, फिर मेरे हिसाब से चलो। पेपर पास करना तो मेरे हिसाब से चलो, और ज्ञानी बनना तो आपकी मर्जी है। ज्ञानी बनना है तो आपकी मर्जी है, पेपर पास करना तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। अनुच्छेद 32, टाइम कम है तो क्या? अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पांच प्रकार की रिट जारी की जाती है। 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। रिट का मतलब आदेश जारी करना। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट जारी करती है। 5 कौन कौन सी? पहली रिट है परमादेश। दूसरी रिट जारी करते हैं, उस परमादेश की रिट के बाद उसे बोलते हैं परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर प्रतिषेध, उत्प्रेषण, और फिर 5वीं अधिकार प्रच्छा। नॉर्मल सा पर्सन बनेगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन से आर्टिकल में रेट जारी करती है? रेट 32 में जारी की जाती है। 5 प्रकार से रेट जारी करती है। परमादेश रेट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। क्या बोलते हैं इनको? परमादेश का मतलब होता है ऊपर की कोर्ट के द्वारा नीचे की कोर्ट को आदेश देना। ऊपर की कोर्ट कोई काम नहीं करे, ढंग से अच्छा काम नहीं करे, तो ऊपर से किसी मैनेजमेंट के द्वारा नीचे के मैनेजमेंट को उनका सही निरूपण करना, सही आदेश देना। भी आप काम ढंग से नहीं कर रहे, उसे बोलते हैं परमादेश रिट। उसे कौन सी रिट बोलती है? परमादेश रिट कहा जाता है। लिख देना। ऊपर की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नीचे की कोर्ट को आदेश देना। नीचे की कोर्ट को आदेश देना। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नीचे की कोर्ट को आदेश देना परमा आदेश कहलाता है। ये आप काम ढंग से नहीं करे, उसे परमादेश बोलेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी भी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया तो कहा गया उस व्यक्ति को
बंदी को शरीर सहित पेश करो। जज सुप्रीम कोर्ट बोलता है अगर किसी को बंदी बनाया गया तो उसे कोर्ट के अंदर सशरीर पेश करो, उसे शरीर सहित कोर्ट में पेश करो। उसे बोलते हैं बंदी को प्रत्यक्ष करो, बंदी को सामने लेके आओ, बंदी को सशरीर पेश करना कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ शरीर सहित। भी सुप्रीम कोर्ट बोलता है व्यक्ति को शरीर सहित पेश करो, दोषी को शरीर सहित पेश करो, सहित पेश करो, दोषी को शरीर सहित पेश करो। यह बोला गया बंदी प्रत्यक्षीकरण के। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ रोकना होता है, इसका भी रोकना होता है। मतलब कोई काम करे, प्रतिषेध का मतलब भी रोकना, उत्प्रेषण का भी मतलब रोकना। कोई भी काम हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, उसको बीच में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आके बीच को रोक दो, चलते काम को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक दिया गया तो उसे क्या बोलेंगे? रोक दिया गया, उत्प्रेषण कर दिया गया, प्रतिषेध कर दिया गया। सर दोनों में अंतर क्या चीज़ है? प्रतिषेध का मतलब था काम को मध्य में रोकना, काम को मध्य में रोकना, मध्य में रोकना। काम को मध्य में रोकने का मतलब होता है, काम को मध्य में रोकने का मतलब है प्रतिषेध करना। काम को मध्य में रोक दिया गया, काम को प्रतिषेध कर दिया गया, काम को मध्य में रोकना प्रतिषेध कहलाता है। मान के चलना मैं कोई सड़क का निर्माण कर रहा हूँ, मैंने 100 फुट का ठेका लिया हुआ था, लेकिन 50 फुट पे मेरे को आदेश आ गया भाई काम को रोक दो। रोक दिया मैंने, भाई गलत काम कर रहा था, रोक दिया मध्य में रोक दिया, उसे बोलते प्रतिषेध रीट जारी की है। जैसे मैंने 100 फुट का पूरा एरिया कवर करवाया, 100 फुट मैंने का ठेका लिया होता, 100 फुट को मैंने पूरे को कवर करवा के फिर ये आदेश आया आपने गलत काम किया, आगे काम नहीं करने देंगे आपको, उसे उत्प्रेषण कहा। काम के मध्य में रोकना तो प्रतिषेध रीट कहलाती है, और काम पूरा होने पर, पूर्ण कार्य होने पर रोकना, पूर्ण कार्य होने पर रोकना, पूर्ण कार्य होने पर रोकना उत्प्रेषण कहलाती है। अधिकार प्रसाद जिसका शाब्दिक किस आधार से, मतलब अब कोई जॉब में लगा हुआ है तो कोई फेंक भी पुलिस की वर्दी पहन सकता है, आर्मी की वर्दी पहन सकता है, तो अपने को उसको जानने का अधिकार है भी तू किस अधिकार से इस जॉब के ऊपर बैठा हुआ, क्या प्रूफ है आपके पास में, किस अधिकार से इस जॉब के ऊपर बैठा हुआ। सार्वजनिक जो भी पदाधिकारी है, जो भी इस अधिकार का, सार्वजनिक पद का बुरा उल्लंघन कर रहे हैं, उनको इस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। जो भी यहाँ पे अफवाह के रूप में बैठे रहते हैं, जो भी फालतू लोग बैठे थे, गैर आइडियों से बैठे होते हैं, तो उनको ये अपने को जानने का अधिकार है किस अधिकार से इस पद पे बैठा हुआ है। अधिकार प्रच्छा मतलब सार्वजनिक पदाधिकारियों को जारी की गई रेट। मतलब इसका आपको याद रखना होगा, परमादेश का मतलब आदेश देना, परमादेश का मतलब आदेश देना, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब शरीर के सहित पेश करके आना, बस इतना सा याद रखना। प्रतिषेध रोकना, काम के मध्य में रोकना, उत्प्रेषण काम के पूरा होने पर रोकना। अधिकार प्रच्छा किस अधिकार से यहाँ पे बैठा हुआ, ये नॉर्मल हिसाब से पूछ लेगा। 32 में तो सुप्रीम कोर्ट ये रीट जारी करती है, लेकिन मैं बात करके नोट करके लिख देना। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय के द्वारा रीट जारी की जाती है। उच्च न्यायालय रीट जारी करता है, उच्च न्यायालय के द्वारा 6 प्रकार की रीट जारी करती है। ये 5 प्रकार की रीट जारी करती है, उच्च न्यायालय 6 प्रकार की रीट जारी करती है, वहां पे पढ़ लेंगे। ये 5 तो यही होगी, और एक इसके अन्य से रीट होते हैं, उसे बोलते हैं इंजेक्शन रीट, इंजेक्शन रीट। 5 ये लिख लेना और 6 इंजेक्शन रेट लिख देना। ये 6 प्रकार की रेट 226 में उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है, उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। आगे पढ़ते हैं अपने 3 आर्टिकल रह गए, 5 मिनट की बात है।
5 मिनट के बाद में छोड़ देंगे। मौलिक अधिकार कंप्लीट करते हैं 35 पे, छोड़ देंगे क्लास। क्या चीज़, हाँ रिवाइज करवा देंगे पूरा। नहीं, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नोट्स के पीडीएफ आपको सभी को मिल जाएंगे। नोट्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। कितने वीडियो को लाइक करो जल्दी से। क्या चीज़ है, अच्छा रेंज कम आ रही है, कुछ नहीं होगा, चलने दो क्लास को। ये क्या लिख रखा है, नहीं चलने दो। चलने दो। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 32 कर लिया, रीट थी। और उसी 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उसी 32 को, जिसमें संवैधानिक उपचार थे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार था 32, उसी 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा था। लिखा दिया होगा ना, हाँ। मौलिक अधिकारों की आत्मा किसे कहा गया, अनुच्छेद 32 को किसने कहा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। 33 में क्या लिखा गया, राज्य अनुशासन बनाए रखने के लिए सेना और जो भी लोक हित में जो व्यक्ति लगे होते हैं, जो सार्वजनिक कामों में व्यक्ति लगे होते हैं, उनके मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है। क्योंकि अब सेना में होता है, उसको मौलिक अधिकारों में बहुत ज़्यादा कमी होती है। जो भी सेना में लोग होते हैं उनके अधिकारों में बहुत ज़्यादा कमी होती है। उनको फालतू के घूमने फिरने की इसको आगे नहीं होती उनको। हाँ छुट्टियों में कुछ भी करें, लेकिन जॉब पे होते हैं तब उनके मौलिक अधिकारों में कमी होती है। तो राज्य अनुशासन बनाए रखने के लिए सेना व लोक हित के व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है। लिख दें 33 में, राज्य अनुशासन बनाए रखने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए सेना वह लोक हित के मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है। राज्य अनुशासन बनाए रखने के लिए सेना व लोक हित के अधिकारों, व्यक्तियों के अधिकारों में क्या कर सकती है, कमी कर सकती है। बस इतनी सी बात याद रखनी। 34 जिस पर मार्शल लॉ लगता है, मार्शल लॉ जैसे आपातकाल लगता है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों में कमी कर देते हैं, कर दिया जाता है। मौलिक अधिकारों में आपातकाल को कमी कर देते हैं। मार्शल लॉ का मतलब जब सेना आपातकाल लगा देती है, भी सेना बोलती है इस क्षेत्र में आप नहीं जा सकते, उसे सैन्य आपातकाल बोलते हैं, मार्शल लॉ के नाम से जानते हैं। मार्शल लॉ के दौरान जिन व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों में कमी हुई है, जब सैन्य आपातकाल, क्योंकि जब मौलिक अधिकार कमी उनको घूमने फिरने नहीं दिया जाएगा, लेकिन अपने को घूमने फिरने की स्वतंत्रता मिली हुई है। आपातकाल के दौरान, सैन्य आपातकाल के दौरान, मार्शल लॉ के दौरान जिन मौलिक अधिकारों में कमी कर दी जाती है, जिनके मौलिक अधिकारों में कमी छीन ली गई थी, उनको कानून बनाकर, नए विधि बनाकर उनकी भरपाई की जा सकती है, या फिर संसद भरपाई कर सकती है। लिखना, मार्शल लॉ के दौरान, मार्शल लॉ के दौरान, मार्शल लॉ के दौरान जिनके मौलिक अधिकारों में कमी हुई, जिनके मौलिक अधिकारों में कमी हुई,
मार्शल लॉ के दौरान जिनके मौलिक अधिकारों में कमी हुई, मार्शल लॉ के दौरान जिनके मौलिक अधिकारों में कमी हुई, संसद विधि बनाकर उनकी भरपाई कर सकता है। मार्शल लॉ के दौरान जिनके मौलिक अधिकारों में कमी हुई, संसद विधि बनाकर उनकी भरपाई कर सकता है। संसद विधि बनाकर उनकी भरपाई कर सकता है। देख लिया, जिनके मौलिक अधिकारों में कमी होती है, संसद विधि बनाकर उनकी क्या भरपाई कर सकता है। अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 35 में एक ही बात लिखी गई। 16, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 35 में लिखा गया, अनुच्छेद 16, 33 और 34 पे कानून सिर्फ संसद ही बना सकती है, मतलब केंद्र सरकार बना सकती है। इसके ऊपर राज्य सरकार को कानून बनाने का कोई भी अधिकार नहीं है। नोट करके लिखना। अनुच्छेद 35 में लिखना, अनुच्छेद 16, 33 और 34 पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। केवल और केवल किसको है? केंद्र सरकार को है। ठीक है, आगे कुछ बात लिख लेते हैं। फैक्ट लिखना अन्य में मौलिक अधिकार कुल 24 अनुच्छेदों में है। मौलिक अधिकार कुल 24 अनुच्छेदों में है, मतलब 22 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार कुल 24 अनुच्छेदों में है। मौलिक अधिकार कुल 24 अनुच्छेदों में। दूसरा फैक्ट, मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं। वाद योग्य होती है, मतलब अगर कभी भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, हमें कोई भी मौलिक अधिकार हमसे छीन लिया जाता है, तो इससे संबंध अपने वाद कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। यह वाद योग्य होते हैं। ये वाद अपनी इनकी सुनवाई कर सकते हैं। ये वाद योग्य, उनकी रक्षा करने का काम तो उच्चतम न्यायालय का होता है। कौन से न्यायालय का होता है? उच्चतम न्यायालय का। यह वाद योग्य होती है। और एक और लिखना, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल और केवल भारतीयों को मिले हुए मौलिक अधिकार है। केवल और केवल भारतीयों को मिले हुए मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। बाकी सभी मौलिक अधिकार कोई देशी विदेशी भी अपना सकता है, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ भारतीयों को मिले हुए मौलिक अधिकार कौन है? 15, 16, 19, 29 और 30। केवल और केवल भारतीयों को मिले हुए मौलिक अधिकार कौन से? 15, 16, 19, 29 और 30। और यहाँ पे आपका विधि विधान से मौलिक अधिकार का टॉपिक क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो अगर अभी संडे जब भी होगा उसका टेस्ट रहेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय बाय।